मेरे घर में सब मास्टर शेफ हैं, पर मैं भी निशा हूँ। मेरे मायके में सभी को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद था। सब मेरे खाने के दीवाने थे। ऐसा कहकर निशा अपने मायके के दिन को याद करती है जब उसने एक बार रसमलाई बनाई थी, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। वाह बेटी, क्या रसमलाई बनाई है, बिल्कुल दुकान वाली लग रही है। हमारी तरह ससुराल में भी सब तेरे खाने के फैन हो जाएंगे। हाँ दीदी, बड़े बड़े शेफ से भी अच्छी रसमलाई बनाई है आपने तो। आपके ससुराल वाली तो बहुत लकी है कि उन्हें आप जैसी बहू मिल रही है जो इतना अच्छा खाना बनाती है। शुक्रिया आप दोनों का। वैसे वो लोग भी शेफ हैं, अच्छे खाने की परख तो उनको भी होगी। अपने पुराने दिनों को याद कर निशा कहती है, आज तो मैं अपनी पहली रसोई में ऐसा खाना बनाऊंगी कि मेरे शेफ ससुराल वाले मेरे खाने के फैन हो जाएंगे। ऐसा कहकर खाना बनाने के लिए निशा अब जल्दी से आटा मार लेती है और कुछ हरी सब्जियां काट लेती है। पर रसोई इतनी बड़ी थी और उसमें इतना सारा सामान रखा था कि वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। एक तो इतनी बड़ी रसोई, ऊपर से इतना सारा सामान। मेरी गरीब छोटी सी रसोई में तो सिर्फ उतनी ही चीज थी जितनी की मुझे जरूरत थी। यहाँ तो कुछ चीज ऐसी भी है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं। इतना बोलकर एक बार फिर निशा फिर से खाना बनाने लगती है और वो अपनी पहली रसोई में खीर पूरी, पनीर, सलाद और टोमेटो पास्ता बनाती है। माँ जी, पापा जी, कैसा लगा आपको खाना? खाना तो अच्छा है बहू, पर इसमें कुछ तो कमी लग रही है। तुमने सही से खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे भाभी, अगर आपने आलू के पराठे के साथ दही में हल्का सा नमक डाल के रखा होता तो स्वाद दुगना हो जाता। खाना तो ठीक ठाक है तुम्हारा, पर प्रेजेंटेशन पर काम करो, क्योंकि जब खाना अच्छा दिखेगा तो खाने में और मजा आएगा। वैसे आज बहुत दिनों बाद देसी खाना खाकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस नमक का 19-20 का फर्क है बहू, बाकी सब ठीक है। आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे मैंने टोमेटो पास्ता भी बनाया है, किसी को दूं? नहीं बेटा, तुम तो जानती हो हम सब शेफ हैं। डेली ये पास्ता, चाउमीन, चाइनीज खाना बना बना कर ही मन भर गया है हमारा। भाभी, मैं खाकर देखती हूँ। भाभी, ये तो आपने बहुत सिंपल बनाया है। टमाटर का टेस्ट भी बहुत आ रहा है। इसमें ना आप रेड चिली फ्लेक्स डालकर थोड़ा और पकाती तो ये लाजवाब बनता, पर ये भी ठीक है। जरा ये सैंडविच टेस्ट कराओ निशा। ये लीजिए, ये मैंने हेल्दी वेजिटेबल सैंडविच बनाया है। मेरी बहन को बहुत पसंद था, वो तो रोज बनवा कर खाती थी मुझसे। क्या वो रोज बनवा कर खाती थी? पर मुझे तो ये नॉर्मल ही लगा। हाँ, टेस्ट ठीक है, पर इसमें सब्जियों के साथ थोड़ा चीज होता तो मजा आ जाता। आज निशा की पहली रसोई थी, पर उसने सारा खाना जितने प्यार से बनाया था उसे उतनी तारीफ नहीं मिलती। उल्टा उसके खाने में कमियां निकाल दी जाती हैं। ये देख उसे बहुत दुख पहुंचता है। कुछ देर में पूरा परिवार खाना खाकर उठ जाता है और आधे से ज्यादा खाना बच जाता है। मेरे मायके में सभी मेरे हाथों के खाने के लिए कैसे लड़ा करते थे। सब मेरे खाने के दीवाने थे और यहाँ किसी को मेरा खाना पसंद ही नहीं आया। उदास निशा अब अकेले अपना खाना खाती है। इसी तरह कुछ देर सभी घर वाले अपने शेफ के कपड़े पहन लेते हैं और ये देख निशा अपने पति से कहती है, आप सब कहीं जा रहे हैं क्या? निशा, हमने शेफ के कपड़े पहने हैं तो ऑब्वियसली हम होटल जा रहे होंगे। आई नो कि आज तुम्हारी ससुराल में पहली रसोई थी, पर अभी दिन गया नहीं है। जो मेहनत कोशिश तुम अभी नहीं कर पाई वो लंच के खाने में कर लेना। हम लोग लंच में वापस आ जाएंगे। हो गए भैया तैयार? तो चलते हैं। होटल से फोन आ रहा है बार बार, कोई बड़ी पार्टी आ रही है, उनसे डील करनी है। मैनेजर ने तो बोला है हमें भी मीटिंग में शामिल होना है। इस तरह सभी लोग अपने शेफ की ड्रेस पहनकर होटल के लिए चले जाते हैं, जहां वो होटल में जाकर मीट बॉल, कैसरोल, हनी, गार्लिक चिकन जैसी डिश बनाते हैं। तो वहीं घर पर निशा को भी फोन से देखकर 5 स्टार होटल की कुछ डिश बनाने की कोशिश करती है। हैमबर्गर बनाना मैंने देख तो लिया है, पर मैं बनाऊंगी कैसे? कोई बात नहीं, फोन से ही देख लेती हूँ। अब निशा फोन में से देखकर बड़ी मुश्किलों से हैमबर्गर बनाती है और जब पूरा परिवार दोपहर में लंच करने के लिए आता है तो वो उन सभी के सामने अपना हैमबर्गर पेश करती है। अरे भाभी, आपने क्या बनाया? इसकी प्लेटिंग ही आपने इतनी गंदी करी है। पता नहीं खाने में कैसा ही होगा। बहू, लगता है तू अच्छा खाना बनाना जानती ही नहीं। जब तक खाना दिखने में अच्छा ना हो, भला वो खाने में अच्छा कैसे लग सकता है? अरे बहू, बुरा मत मानना, पर हमारा पेट भरा है। तुमने ये जो बर्गर बनाया है खुद खा लो, क्योंकि ये हमें हैमबर्गर तो कहीं से नहीं लग रहा। सभी लोग निशा के खाने का मजाक बनाकर वहां से चले जाते हैं और कोई खाने को टेस्ट तक नहीं करता। ये देख निशा को बहुत दुख होता है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी निशा खाना बनाती है सब उसके खाने में कमियां निकाल देते हैं। ऐसे ही एक दिन रवि के पास उसके मायके वालों का फोन आता है और वो निशा से कहते हैं, आज शाम को तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है।
आज रात को हम सभी शेफ मिलकर तुम्हारे गरीब मायके वालों के लिए खाना बनाएंगे, और ऐसा खाना बनाएंगे जो उन्होंने कभी खाया भी ना हो। तुम बस देखती जाओ और रसोई में आ जाओ। अब निशा के ससुराल वाले शेफ के कपड़े पहन लेते हैं और शेफ कैप लगाकर रसोई में जाते हैं और बिल्कुल शेफ की तरह बड़ी कढ़ाई में आग लगाकर खाना बनाते हैं। देख रही हो बहू कैसे खाना बनता है, पर तुम चिंता मत करो, हमारे साथ रहकर तुम भी धीरे धीरे सब सीख जाओगी। जहां सास टेबल पर बैठी सब्जियां काट रही थी तो वहीं ससुर बड़ी कढ़ाई में मंचूरियन बना रहा था और रवि बना रहा था पुलाव। वहीं नंद रोटियों के लिए आटा गूंथ रही थी और कुछ ही देर में सब लोग अपना अपना काम करके खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। फाइनली सारी डिश बनकर तैयार है, बस अब आपकी फैमिली के आने का वेट है। अब कुछ ही देर में निशा के मायके वाले घर में आ जाते हैं और उनके आते ही उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया जाता है, जिसके बाद शांति, काजल और निशा के ससुर एक एक करके मास्टर शेफ की तरह हाथों में डिश लेकर उनके सामने जाते हैं और उनके सामने खाना पेश करते हैं। यह है हमारी स्पेशल डिश, स्टेक एंड फ्राइज, ग्रिल्ड चीज एंड मंचूरियन। और ये है मज़ूका फ्रॉम ग्रीस। अरे ये कैसी डिश है, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। हम जानते हैं आप लोगों ने पहली बार नाम सुना है, इसलिए तो हमने आप लोगों के लिए स्पेशल डिश बनाई है। चलिए अब खाकर बताइए कैसी बनी है। निशा के मायके वाले एक एक करके सारी डिश टेस्ट करते हैं और उन्हें उस खाने में वो स्वाद नहीं आता जो उन्हें अपनी बेटी के हाथ के खाने में आता था। माँ, संध्या, पिताजी, कैसा लगा आपको खाना? जीजू खाना तो 5 स्टार होटल के हिसाब से बहुत अच्छा है, और आप लोगों ने जिस तरह से हमें खाना सर्व किया वो भी बहुत अच्छा है, पर मुझे तो अपनी दीदी के हाथ का ही खाना पसंद है। इस खाने में वो मजा नहीं जो मेरी दीदी के हाथ के खाने में है। बेटा तुम ऐसी बातें इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने आज से पहले इतनी अच्छी डिश कभी खाई नहीं। नसीब वालों को मिलती है ऐसी डिश। पर जो भी कहो बहन, हमें तो अपनी बेटी के हाथों का खाना ही पसंद है और उसकी याद आ रही है, और हम आज यहाँ वही खाने के लिए आए थे, पर यह भी बुरा नहीं है। हाँ बहन, ये होटल के हिसाब से ठीक है, पर मेरी बेटी के जायकेदार खाने के आगे ये सब बेस्वाद है। निशा के मायके वाले खाना तो खा लेते हैं पर उन्हें खाना कुछ खास पसंद नहीं आता। अब कुछ देर बाद पूरा परिवार अपने अपने कमरे में जाता है और अगली सुबह एक बार फिर सभी शेफ के कपड़े पहन लेते हैं और होटल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। बहू, आज हम तुम्हारे मायके वालों के लिए खाना नहीं बना पाएंगे, तुम ही बना देना। वैसे भी उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। हम लोग चलते हैं, आज एक पार्टी में जाना है। अगर उन्हें हमारे हाथ का खाना पसंद आ गया तो आने वाले सारे ऑर्डर हमारे हाथ आएंगे। इस तरह एक बार फिर पूरा परिवार शेफ के कपड़े पहनकर एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहां वो सभी अपने खाने के आगे खड़े हो जाते हैं। तभी मैनेजर आकर उनसे कहता है, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पर यह पार्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शहर के सबसे बड़े आदमी के घर की पार्टी है। अगर अब भी खाने में कोई कमी है तो टेस्ट करके उसे ठीक कर लेना। सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। बस आप एक बार चेकर को बुला लीजिए। उन सभी को अपने खाने पर काफी कॉन्फिडेंस था। वो लोग खाना रेडी करके एक ट्रॉली में अपनी कुछ स्पेशल फूड रखकर दूसरे मैनेजर के पास जाते हैं, और जब दूसरा मैनेजर एक एक करके खाने को टेस्ट करता है तो उस खाने में कमी निकाल देता है। इस गार्लिक ब्रेड में नमक का पता नहीं है, और इस सूप में अगर थोड़े मसाले कम होते तो ज्यादा अच्छा लगता। और ये कौन सा पास्ता बनाया है तुमने? ऐसा पास्ता तो छोटे मोटे होटल में बनता है, और तुमने इस पार्टी के लिए बना डाला। सर, पर हमने बहुत सोच समझ कर ही ये सारी डिशेस बनाई हैं, और ये सारी डिश ऐसे ही बनती हैं। मैं पिछले 5 साल तक ताज होटल का मैनेजर रह चुका हूं। अब तो मुझे बताओगे कि खाने में क्या कमी है? माफ करना, पर आने वाला अब और कोई प्रोजेक्ट में आप लोगों को नहीं दे सकता। आई एम सॉरी, पर हमें आपका खाना पसंद नहीं आया। इस तरह आने वाले सारे प्रोजेक्ट उनके हाथों से चले जाते हैं, जिस वजह से उनका मैनेजर उन पर बहुत नाराज होता है और उन्हें समझाने की भी कोशिश करते हैं। अगर तुम लोगों ने एक बार टेस्ट कर लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता, पर आप लोग दुखी क्यों होते हैं? नुकसान तो हुआ है, पर जरूरी नहीं कि हर किसी को हमारे हाथों का खाना पसंद आए, इसलिए अब आप लोग दुखी मत होइए। इतना सब कुछ होने के बाद अब पूरे परिवार को निशा के खाने में निकाली कमियों की याद आती है कि कैसे वो सभी उस दिन निशा के खाने में कमियां निकाल रहे थे। माँ, भाभी के भी हाथों का खाना हर किसी को पसंद आया था सिवाय हमारे। आज जब हमारे खाने की बुराई हुई तो मुझे एहसास हुआ कि हमने भाभी के खाने की बुराई करके ठीक नहीं किया। वो कितने प्यार से हमारे लिए खाना बनाती थी। बहू, तू हमें सिर्फ देसी खाना खिलाना चाहती थी, जिसे खाना हमने 20 साल पहले ही छोड़ दिया था।
अब सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और जब वो लोग घर जाते हैं तो निशा उन सब के लिए साधारण खाना लगाती है। पर इस बार वो खाना बहुत ही प्यार से खाते हैं और उस दिन वो सब निशा के खाने की काफी तारीफ करते हैं और ये देख निशा काफी ज्यादा खुश होती है। अपने फ्लैट के बाहर अंजू घूंघट में झाड़ू लगा रही होती है। तभी भारती अपनी सास के साथ ऊपर से नीचे आती है और अपने ससुर के पैर छूकर उनके गले लगती है। आ गए पापा जी आपको रास्ते में थकान तो नहीं हुई? चलिए हम घर में चलते हैं। अरे अंजू जरा संभाल कर, पीछे सीढ़ियां हैं, कम से कम काम करते टाइम तो घूंघट हटा लिया करो। मेरी बहू को तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, समझी? खुद के अंदर तो संस्कार नहीं है और दूसरों की बहू को भी बिगाड़ने पर तुली हो। बहन, जरूरी नहीं है कि जो घूंघट नहीं करती वो संस्कारी नहीं, इसीलिए मेरी बहू को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे अर्चना बस करो, ऊपर चलते हैं। अर्चना भी अपनी बहू के खिलाफ कुछ नहीं सुनती और पार्वती को सुनाकर चली जाती है। अब यूं ही समय ऐसे ही गुजरता है और एक दिन, माँ जी घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। यहाँ घुटनों में दर्द से मेरी जान निकलती जा रही है और तुझे सब्जियों की पड़ी है। ये पकड़ पैसे और बाजार से सब्जियां लेकर आ जा, पर याद रहे सब्जी लेते हुए घूंघट हटना नहीं चाहिए। जी माँ जी, याद रखूंगी। अंजू क्योंकि गरीब घर से आई थी और उसकी हर छोटी बड़ी गलती पर पार्वती उसे उसकी गरीबी का ताना दिया करती थी, इसलिए वो अपनी सास की बात को ध्यान में रखकर और लंबा घूंघट कर लेती है और बाजार जाती है जहां उसकी मुलाकात भारती से होती है। अरे अंजू, तुम बाजार में भी घूंघट करके सब्जी ले रही हो? तुम्हारी सास तो सच में बहुत पुराने ख्यालात की है। तुम्हें इन घूंघट से परेशानी नहीं होती क्या? होती है, पर कुछ कर भी नहीं सकती। मैं गरीब घर से आई हूँ, अगर मुझसे गलती होती है तो माँ जी हमेशा मेरे माता पिता को सुनाना शुरू कर देती हैं। डरो मत, यहाँ तुम्हारी सास नहीं है, आ जाओ कुछ खाते हैं। इस तरह भारती अंजू को अपने साथ एक ठेले पर ले जाती है जहां वो दोनों टिक्की खाती हैं और पहली बार अंजू बाहर अपना घूंघट उठाती है और उस दिन उसे बहुत अच्छा लगता है और इस तरह अंजू और भारती की दोस्ती हो जाती है। अब समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, माँ हमारी बॉस ने हम सभी को अपनी वाइफ के साथ बुलाया है। एक छोटी सी पार्टी रखी है उन्होंने सभी एम्प्लॉइज के लिए। आज तक मैं तेरे पापा के साथ कभी बाहर नहीं गई और तू बहू को अपने साथ ऑफिस पार्टी में ले जाना चाहता है। अगर बहू बाहर गई तो वो घूंघट में ही जाएगी। माँ अंजू बाहर जाएगी तो उसका घूंघट हटाना ही पड़ेगा। अगर घूंघट हटाना है तो बहू बाहर नहीं जाएगी। तू अपने ऑफिस वाले से कह देना तेरी बीवी मायके गई है। पार्वती अंजू को बाहर भेजने से साफ साफ मना कर देती है और ये चीज पवन को बहुत बुरी लगती है। पर पार्वती वहां से बाहर जाती है तो देखती है कि उसके सामने से भारती अपने पति विवेक के साथ हाथों में हाथ डाले सीढ़ियों से उतरती हुई कार में बैठकर बाहर घूमने के लिए चली जाती है और यह देख पार्वती को गुस्सा आता है और वो अपनी बहू से अंदर जाकर कहती है, अभी वो बेशरम ऊपर वालों की बहू कैसे हाथों में हाथ डालकर अपने पति के साथ घूमने गई है। आग लगे ऐसे मॉडर्न जमाने को, बेशर्मी की भी हद होती है। बताओ कैसे दोनों पति पत्नी हाथों में हाथ डाले सभी के सामने से चले गए। पर बहू तो इनको ऐसे देख कुछ करने की सोच मत लेना। एक बार फिर पार्वती अपनी बहू को सख्त हिदायत देकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन छत पर अंजू घूंघट में कपड़े सुखा रही होती है और मॉडर्न बहू एक्सरसाइज कर रही होती है। ये क्या अंजू, तुमने अभी भी घूंघट किया है? गर्मी नहीं लगती क्या तुम्हें? कुछ देर के लिए तो घूंघट हटा दो। नहीं भारती, अगर ये घूंघट हट गया तो माँ जी मुझे घर से निकाल देंगी। वैसे मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने पति के साथ कैसे बाहर जाऊं। उनके बॉस ने एक छोटी सी पार्टी रखी है और उसमें सभी अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं और माँ जी ने मुझे बाहर जाने से साफ मना कर दिया। बस इतनी सी बात? तुम एक काम करो, तुम अपने पति के साथ बाहर जाओ, हम इस घूंघट का फायदा उठाएंगे और तुम्हारी जगह घूंघट में मैं आ जाऊंगी तुम्हारे घर। पर ऐसे तो तुम फंस जाओगी और अपनी फैमिली से क्या बोलोगी तुम? मेरी फैमिली बहुत खुले विचारों की है, तुम टेंशन मत लो। और अब हम दोनों दोस्त हैं, इतनी मदद तो मैं तुम्हारी कर ही सकती हूँ। इस तरह भारती अंजू के कपड़े पहनकर घूंघट करके अंजू की जगह ले लेती है और अंजू अपने पति के साथ बाहर जाती है तो वहीं भारती अंजू बनकर पार्वती को संभालती है। अरे बहू, अब तक पवन घर नहीं आया, एक बार फोन करके तो पूछ कहाँ रह गया वो। वो माँ जी, आज घर वो लेट आएंगे, आप सो जाइए। अच्छा वो तो ठीक है, पर तेरी आवाज को क्या हो गया? बदली बदली सी लग रही है। माँ जी वो गला खराब है मेरा, इसलिए थोड़ी मेरी आवाज अलग सी लग रही है। अच्छा चल ठीक है, पर अब जब पवन लेट ही आ रहा है तो तब तक वो आ नहीं जाता, तू यहीं बैठकर मेरे पैर दबा दे। कितनी शातिर और खड़ूस है आंटी जी, कितनी नजर रखती है बहू को, तो अकेला छोड़ती ही नहीं है, पर दोस्ती तो निभानी पड़ेगी मुझे।
इस तरह भारती अंजू बनकर घूंघट में वहीं बैठ जाती है और पार्वती के पैर दबाने लगती है। वहीं अंजू अपने पति के साथ बिना घूंघट के आजादी के साथ पार्टी एंजॉय करती है। पार्टी में उसके साथ डांस भी करती है और खूब एंजॉय कर कार में कुछ देर में घर के बाहर आती है और भारती को कॉल कर कर बाहर बुलाती है। बहाने से भारती बाहर आती है और अंजू के आते ही दोनों अपनी अपनी जगह ले लेती हैं और सीढ़ियां चढ़कर भारती ऊपर अपने ससुराल जाती है। आ गई अपनी दोस्त की मदद करके, चलो अब तुम भी आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। हाँ, थक तो गई हूँ मैं। पता नहीं पार्वती आंटी को अकल कब आएगी, उनको संभालना बहुत मुश्किल है। भारती और उसका परिवार खुले विचारों का था। वो हर कदम पर भारती का साथ देते थे, पर अंजू अब भी अपनी सास से परेशान रहती है और हर समय घूंघट में ही रहती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन परेशान अंजू सीढ़ियों पर घूंघट में भागती हुई ऊपर आती है और भारती से मदद मांगती है। भारती, मुझे तेरी एक मदद चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है और माँ जी मुझे जाने नहीं देंगी। क्या तुम मेरे बदले कुछ देर मेरी जगह ले सकती हो? हाँ बहू, क्यों नहीं। भारती बहू, तू अंजू की जगह ले ले, बेचारी बहुत परेशान है। और बहू, तुम अपनी माँ से मिलकर जल्दी आने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आप बहुत अच्छी हैं और तुम्हारा भी शुक्रिया भारती। अर्चना खुद भारती को अंजू की जगह लेने के लिए कहती है और अंजू अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है। अब भारती अंजू की तरह कपड़े पहनकर घर में घूंघट में रहती है और घर के काम कर रही होती है। इस घूंघट में घर का काम करना कितना मुश्किल है। मैं तो चाह कर भी घूंघट नहीं हटा सकती। अगर उस खड़ूस बुढ़िया ने देख लिया तो बेचारी अंजू भी फंस जाएगी और मेरा भी बैंड बच जाएगा। ये सब सोचकर भारती कभी बर्तन साफ करती है तो कभी घर में झाड़ू लगाती है और कभी पार्वती के लिए खाना बनाती है। वहीं अंजू अपनी माँ की सेवा करती है और शाम तक उनकी तबीयत में सुधार होता है तो वो वापस चुपके से अपने घर आ जाती है और अपनी जगह ले लेती है और भारती ऊपर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन पवन और अंजू भारती और विवेक के पास सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हैं और उनसे कहते हैं, भारती, तुमने कई बार मेरी बीवी की मदद करी है, बस एक आखिरी बार और मदद कर दो। मेरे साले की शादी है और माँ जी अंजू को बिना घूंघट के कमरे से बाहर नहीं जाने देती। शहर से बाहर जाना तो दूर की बात है, हम कल शाम तक घर वापस आ जाएंगे, बस एक दिन की बात है। अंजू, तुम्हारी सास को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो तुम जल्दी आना। अंजू के फोर्स करने पर भारती उसकी बात मान जाती है और अंजू अपने पति के साथ अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए निकल जाती है और भारती अंजू की गैर मौजूदगी में घूंघट का फायदा उठाती है और पार्वती के घर अंजू की जगह ले लेती है। तभी अचानक से पार्वती की सास आ जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ अचानक? पहले बता देती तो मैं पवन को शहर ही नहीं जाने देती। चलिए कोई बात नहीं, अब आप आ गई हैं तो आराम कीजिए। बहू, खड़ी खड़ी देख क्या रही है? अपने संस्कार भूल गई क्या? घूंघट थोड़ा लंबा कर और अपनी दादी सास के पैर छू और उनके लिए कुछ नाश्ता पानी बना कर ला। अरे नहीं नहीं बहू, इन सब की जरूरत नहीं है। तेरी सास पुराने ख्यालातों की है, पर मैं नहीं हूँ ऐसी। तू आराम से मेरे लिए पहले एक कप चाय बना दे बस। दादी सास के कहने पर भारती घूंघट में रसोई में जाती है और थोड़ा सा घूंघट ऊपर करके चाय बनाते हुए खुद से कहती है, इस घूंघट की वजह से तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, कुछ दिख भी नहीं रहा, ऊपर से एक और मुसीबत आ गई। कोई आ जाए इससे पहले फिर से घूंघट कर लेती हूँ। बहू, चाय मांगी है तो क्या पहले चाय ही देगी? पहले एक गिलास पानी ले आ। पार्वती की आवाज सुनकर भारती घूंघट में जल्दी से एक गिलास पानी लेकर बाहर आती है, पर उसे सामने टेबल रखा नजर नहीं आता और वो टेबल से टकरा जाती है और पानी पार्वती के ऊपर गिर जाता है। तुझसे एक काम सही से नहीं होता, अंधी कहीं की। टेबल नजर नहीं आ रही थी तुझे? वो माँ जी, घूंघट की वजह से कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं बहू, तुम जाओ चाय ले आओ। डरी घबराई भारती जल्दी से रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। वहीं अंजू अपने भाई की शादी में खूब नाचती है और एंजॉय करती है। लेकिन अब भारती जैसे ही चाय छानने लगती है, लाइट चली जाती है, जिस वजह से भारती मोमबत्ती जलाती है, पर लंबा घूंघट होने की वजह से उसके घूंघट में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर पार्वती और दादी सास रसोई में आती हैं और जल्दी से दादी सास उसका घूंघट उठाकर जल्दी से पानी डालती हैं, पर अंजू की जगह भारती को देख पार्वती भारती से बोलती है, भारती, तू यहाँ कैसे? इस घूंघट के पीछे तुम दोनों बहू मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी। तुमने मेरी बहू को बिगाड़ दिया, ये सब तेरी वजह से हुआ है। माफ करना आंटी, पर मैंने आपकी बहू को नहीं बिगाड़ा। आप उसे पर्दे में रखती हो, कहीं जाने नहीं देती, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। चुप कर, मैं अभी तेरी सास को बताती हूँ तेरी काली करतूत के बारे में। तो चुप कर बहू, मैंने तो तुझसे कभी पर्दा नहीं करवाया और तू अपनी बहू से पर्दा करवा रही है। अगर तू इतनी पाबंदी रखेगी तो बहू एक पर्दे के ऊपर दूसरा पर्दा तो लगाएगी ही ना। बहू,
तेरी बहू की भी जिंदगी है। मैंने तुझे कभी कुछ करने से नहीं रोका, फिर तो क्यों अपनी बहू को कुछ करने से रोक रही है? तुझे क्या लगता है तू पर्दा करवा लेगी तो तू अपने बेटे बहू को अपने कंट्रोल में रख लेगी? एक पर्दा लगवाने के चक्कर में तू दूसरा पर्दा लगवा रही है अपने रिश्तों के बीच में, जिस वजह से तेरा ही रिश्ता खराब हो रहा है। अपने बेटे बहू से अगर रिश्ते सुधारने हैं तो बहू को कुछ छूट दे। अपनी सास के समझाने पर पार्वती को अपनी गलती का एहसास होता है और जब अंजू घर आती है तो पार्वती खुद अपनी बहू का पर्दा हटा देती है और उसे बाकी बहुओं की तरह रहने के लिए कहती है और उससे माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, कुछ पुरानी सोच के चलते मैंने तुझ पर इतनी सख्ती दिखाई, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस पर्दे के साथ हमारे रिश्तों के बीच एक और पर्दा लग जाएगा और मेरे बेटे बहू मुझसे झूठ बोलेंगे। मुझे भी माफ कर दीजिए माँ जी कि मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। चलिए ये सब भूलकर आगे नई शुरुआत करते हैं। इस तरह नीचे गरीब बहू के मुंह और रिश्तों दोनों तरफ से पर्दा हट जाता है और अब नीचे अंजू के ऊपर भारती दोनों वन परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है।